इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये वर्ल्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने जा रहा है। स्वागत कीजिए, मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में आपका। मेरे साथ पैनल में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। दत्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अरविंद सिंह जी मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पूर्णिमा नाथ जी हैं, शी इज लीडर रिपब्लिकन पार्टी एंड शी इज लाइव फ्रॉम अमेरिका। पूर्णिमा जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मैं पूर्णिमा जी आपसे पूछ रहा हूं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है अमेरिका की मनमानी के चलते। जो कमज़ोर और छोटे देश हैं, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे हिस्से हैं, नेटो के एक बहुत बड़ा कार्टेल है नेटो का, वो सब अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की मनमानी की वजह से ये अलग थलग पड़ जाएंगे और जो गेम प्लान चाइना और रशिया कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल ट्रेड में उनका वर्चुअस इम्पैक्ट बढ़े, ये ऐसा होता दिख भी रहा है और इसके संकेत कनाडा ने और फ्रांस ने दिए हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो मैं ये कहूंगी कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, इसका तो संकेत हमें पहले से ही मिला है। राइट मैम। और आप जो ये कह रहे हो कि अभी चेंज हो रहा है, दिस इज ये गलत होना, ऐसे इंटरप्रेट करना। अब अमेरिका की जो सिचुएशन है, 200 ईयर्स से इनकी कूज रेजिम चेंज चलता आ रहा है। पहला वाला जो जाना जाता है 1893 में, हवाई का जो क्वीन लिली कलामी को उखाड़ के फेंक के फिर हवाई को पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स राइट बनाया मैम। है। राइट तो मैम। अनफॉर्चुनेटली ये चलता रहा है, वेदर डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन्स हो, रियली डजंट मैटर। 1945 से 2000 तक 55 ईयर्स में 80 रिजीम चेंज कूज करा गया है अमेरिका की तरफ से। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक टू regime change a year। तो ये एट द एंड ऑफ द डे टुडे जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो बेसिकली मास्क हटा के काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बीन द ट्रेंड ऑफ अमेरिका। आज ये खुल के बाहर इसलिए आया कि ट्रम्प ने बेसिकली सीधा सीधा बोल रहे, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं रिजीम चेंज चाहिए, मुझे नया लीडर चाहिए, न्यू लीडरशिप चाहिए एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। तो आज जब ग्रीनलैंड जैसे एक वाइट डोमिनेटेड कंट्री के ऊपर वॉर का एक रिजीम चेंज का बात आया और खरीदने का बात आया, उसको टेकन ओवर के बात आ रहे हैं, तब बेसिकली कनाडा जैसे लोग और फ्रांस जैसे कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज आर कमिंग टू द फोर फ्रंट सेइंग देन ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? अब तक तो सारे रेजिम चेंज के साथ आप साथ दे रहे थे। तो ये हिपोक्रेसी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखा जाएगा। राइट कनाडा मैम। के पास ऑप्शन भी नहीं है। कनाडा, चाइना हो, इंडिया हो, अब जस्टिन ट्रूडो के समय भी आपने देखा है इंडिया को कैसे उन्होंने घेरने की कोशिश किया था। कहानी आने के बाद वो चेंज करके उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर आफ्टर ट्रम्प ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू चेंज देयर टोन एंड ट्यून ऑफ regime changes and coups with India and somewhere else as well। तो ये चलता रहेगा कहानी। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेन मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ, आज जो सिचुएशन है उसमें ये तो क्लियर हो चुका है, जो बड़ा जो कंट्री है वो अपना इकोनॉमिक पावर हो, अपना मिलिट्री पावर हो, अपना स्ट्रेंथ दिखाना हो, वो कुछ भी एक टैग लाइन के साथ, जैसे अमेरिका भी बोलते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो उनको डरा के धमका के किडनैप करके टेरराइज करके आपको आपकी जगह छीन सकते हैं। आपको पैसा दिया तो बोल सकते हैं आपका जगह मेरा है। तो ये दादागिरी, माफियागिरी चलता रहेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है, छोटे कंट्रीज को डिसाइड करना है उनको क्या करना है। और जो यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे वर अनएबल टू डू एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है, मैं उसको बोर्ड ऑफ पीस भी नहीं बोलती हूँ, उसको फाइन मैम। बोर्ड ऑफ PIECE बोलती हूँ। So unfortunately that's how it's going to go on। You have to फेयर decide इनफ मैम। how you are going to deal with it। पॉइंट टेकन मैम। अब अरविंद सिंह जी मेरे साथ हैं, अरविंद सिंह तेजावत साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद सर, एक बहुत मुश्किल होती है कि जब बहुत सारी चीज़ों में आप मुफ्तला होते हैं, शामिल हो जाते हैं, कई सारी नावों पर जब आप सवार होते हैं तो कमोबेश हालत ख़राब हो जाती है। अमेरिका के साथ भी ये दिक्कत है सर, उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, उनको वेनेजुएला भी चाहिए, उनको ईरान पर भी कब्जा करना है, उनको नेटो को भी कंट्रोल करना है,
वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड भी उन्हें कंट्रोल चाहिए, क्रूड सप्लाई भी वो अपनाना चाहते हैं, सबसे अधिक कंज्यूमर उनको चाहिए, सबसे ज़्यादा उनको ट्रेड चाहिए। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप ज़बरदस्ती भी करें, धमकी भी दें और अपना काम भी करवा लें। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। और ये तो सच है कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो मूल्यों पे नहीं चल रही है। कुछ समय के लिए ये मूल्य जरूर निभाने का यह एक नाटक किया जाता था। पर जैसे कि जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी जो मूल्य रहे हैं, वो भ्रातृत्व, विश्व बंधुत्व, या भारत ने कभी भी किसी देश को डोमिनेट करना या वहां पे कब्जा करना नहीं चाहा, क्योंकि भारत का ये इतिहास रहा है उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना। और अमेरिका का तो इतिहास रहा है, साम्राज्यवादी इतिहास रहा है, ताकि वह दूसरे देशों पे कब्जा करें, वहां के संसाधनों पे कब्जा करें। राइट और सर। उसका इस्तेमाल दरअसल कुछ लोग करते हैं, जो कि वहां के जो ताकतवर जो लॉबी है, चाहे राइट वो सर। हथियार बनाने वाले लोग या चाहे वो तेल बेचने, उसको फिल्टर करके उसको रिफाइन करके बाद में उसको बेचने वाले लोग हों, तो यह सारे लोग हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप तो केवल एक चेहरा है ऊपर का। असली जो उनके सलाहकार हैं और उनके जो सलाहकारों की जो सलाहें जो चलती है, राइट सर। उसके पीछे काफी ताकत है और उसी के अनुसार यह सब कुछ हो रहा है। राइट पर सर। यह कहना कि एक बहुत जल्दी हम कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड हम देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा। अभी की हकीकत यह है कि चीन और रूस या कोई भी दूसरा देश अभी अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। राइट सर। उनकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज्यादा फर्क है और उनकी सैनिक ताकतों में भी फर्क है। अगर रूस और चीन दोनों भी सम्मिलित रूप से भी अगर अमेरिकन नेवी का मुकाबला करना चाहें, तो अभी की हालत में यह संभव नहीं लगता है। और यूरोप की पूरी जो सिक्योरिटी उस पे अमेरिका पे डिपेंडेंट थी, वो उसी का फायदा उठा रहा है अमेरिका। और वह यूरोप को डरा रहा है, धमका रहा है। और इसके क्या परिणाम होते हैं वो वक्त ही फेयर इनफ सर। बताएगा। इससे पहले कि जी। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊं, टैक्टिकल डिस्कशन हम करें, मैं एम्बेसडर गोयल के पास जा रहा हूं। गोयल सर, एक बहुत मुश्किल ये भी है कि जैसा कि हमारे अरविंद जी बता रहे हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, ये कह रहे हैं कि अमेरिका से मुकाबले के लिए कोई भी मुल्क उतना मुकम्मल, उतना तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो कई देशों के मुकाबले भी 39% ज़्यादा है बाकी लोगों से। जितनी दुनिया की इकोनॉमी नहीं है, ज़्यादातर देशों की जो इकोनॉमी नहीं है, जीडीपी नहीं है, उससे अधिक तो वो डिफेंस पे खर्च करता है अमेरिका। लेकिन सर, जो बात फ्रांस ने कही दावोस में, या कनाडा ने जो बात कही, और दबी जबान से धीरे धीरे नाटो मुल्क भी कह रहे हैं, एक सिग्नेचर के लिए सभी देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैनिक भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विरोध का स्वर है अमेरिका के खिलाफ, ये बहुत मजबूत होता दिख रहा है। और जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तो अमेरिका चाहे कितना भी ताकतवर मुल्क हो, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दबाव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमेरिका पूरी दुनिया से तो लड़ाई नहीं कर सकता ना, कहीं ना कहीं प्रेशर तो जरूर ट्रंप पे होगा कि भाई बस करिए, इनफ इज इनफ। सर, आप जहां बात कर रहे हैं, कुछ हद तक बात समझ में आती है ये, राइट सर। लेकिन जो असली संसार है, रियल पॉलिटिक्स, उसकी बात अगर की जाए तो समझ में आएगा कि नेटो का कितना उनका दबाव बन सकता है, कितना उनके पास इन्फ्लुएंस है। आप ये देखिए कि दावोस में जो मीटिंग चल रही है, अभी सवेरे ही खबर सुनने में आई कि हमारे ट्रंप साहब ने ये फैसला लिया है कि जो 1 फरवरी से लगाने वाले थे टैरिफ, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको अपने मन मुताबिक जो डिसीजन चाहिए था ग्रीनलैंड पर, वो उनको मिल गया है जी। उसके बारे में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या है या जो भी है, लेकिन बहरहाल सीधी सी बात ये है कि डिस्पाइट ऑल द ओपोजिशन, काफी लोग जो है उसके खिलाफ रहे, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिटिकल विल है, मैं ये पॉलिटिकल बिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मिलिट्री बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल बिल जो है उसके सामने उनको झुकना पड़ा। इस पॉलिटिकल बिल में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी शामिल होती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी शामिल होती है, और सबसे ज्यादा शामिल होता है कि इन ताकतों का इस्तेमाल करने की इच्छा रखना, और अमेरिका में ये इच्छा है, हमेशा रही है। नई चीज खाली ये हुई है जी। कि ये जो वैश्विक स्वरूप बदल रहा है, इसमें पहली बार नेटो के अंदर, जो नेटो का एक तरह से सिक्योरिटी हेड है यूएसए, और बाकी देशों के बीच में इस तरह का फर्क आया है। ग्रीस टर्की की बात नहीं करता हूं, मिलिटरीली छोटे देश है, लेकिन यूएसए हमेशा उनका मुखिया रहा है,
और जब मुखिया ने दबाव डालना शुरू किया उसके बाद ये सिचुएशन आई है। मुझको ये लगता है कि ये समझना कि नेटो का दबाव बनेगा, उसके आगे यूएसए को झुकना पड़ेगा, ये शायद एक ख्वाब है। ये ख्वाब देखा जाएगा, लेकिन नेटो में शक्ति नहीं है। बात करने की बात अलग है। कार्निल ने बड़ी अच्छी स्पीच दी वहां पर। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन के जो हेड थे उन्होंने भी स्पीच दी, लेकिन ये भी एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि कहीं ना कहीं एक कोई सोल्यूशन निकल सकता है। और वो इसलिए निकल सकता है कि नेटो में अमेरिका को चैलेंज करने की शक्ति अभी नहीं है। अगर होगी Exactly, तो टूट sir. जाएगा नेटो, और नेटो नहीं चाहता है कि वो अभी टूटे। जी फेयर इनफ। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सर सेट हो रहा है, चाइना और रशिया ये अब चाहते ही हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के भद्द पिटे, उनका दबदबा खत्म हो, चाहे उनका ट्रेड हो, चाहे उनके डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स हो। 750-800 उनके पास आर्मी बेस है पूरी दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल ब्रिगेड उनके पास है। टैक्टिकल एडवांसमेंट अमेरिका के बराबर किसी के पास नहीं है। लेकिन सर, अगर ईरान पर हमले की बात करें, अगर ग्रीनलैंड पर हमले की बात करें, या बाकी जो मुख्तलिफ देश हैं, चाहे वो हम वेनेजुएला का एग्जाम्पल ले लें और आगे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको की बात कर लें, लैटिन अमेरिका की बात कर लें, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला इलाका है, वहाँ पर अमेरिका अपनी दबदबा चाहता है। लेकिन रक्षा बजट बहुत वैल्यू करता है सर। हज़ारों करोड़ बिलियन डॉलर अमेरिका बर्बाद कर रहा है सिर्फ अपनी प्रेजेंस जताने के लिए दुनिया के अलग अलग खित्तों में, हिस्सों में। आपको लगता नहीं कि ये एक जानलेवा एक स्टेप आने वाले वक्त में ये सुसाइड अटेम्प्ट होगा अमेरिका के लिए? हाँ बिल्कुल। देखिए आपने अभी वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात की। हाँ। और जो मोनरो डॉक्ट्रिन थी वो ये कहती थी कि साहब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वर्चस्व और दबदबा अमेरिका का रहना चाहिए। राइट सर। डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी पुरानी मतलब पॉलिसीज हैं उनको एक नया जामा पहना के लोगों को बता रहे हैं कि साहब किस तरह से मैं अमेरिका को ग्रेट बनाने के जो मेरा मोटो मैंने दिया है या जो मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया है उसकी तरफ मैं कैसे अग्रसर बढ़ रहा हूं। रही बात इकोनॉमी की, देखिए अमेरिकन इकोनॉमी भी डाउनहिल पे है। अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अमेरिका में भी जो उसकी माली हालत है उसके ऊपर कई सवालिया निशान लग चुके हैं। और अमेरिका यही ग्रीन पास्चर्स सब जगह देख रहा है। देखिए आज अगर पूरे विश्व का तेल अगर कोई राष्ट्र कंट्रोल कर रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो है अमेरिका। आप जिस भी गल्फ कंट्रीज में या जिसमें भी आप वेस्ट एशियन कंट्रीज में अमेरिका गया, वहां उसने जब तक संसाधन पूरे नहीं निचोड़ लिए तब तक वो वापस नहीं आता है। और यही चीज वो वेनेजुएला में उसने कर दिखाया है। राइट तो इन सब चीजों को देखते हुए देखिए वो कहते हैं ना कि माओ जेतुंग ने कहा था कि साहब दी पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। Right, और sir. यही चीज ट्रंप साहब दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन देखिए नेटो में हाँ उनका वर्चस्व है, 22 कंट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं। और नेटो में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो उनके मतलब विरोध में खड़ी हो। Right, sir. लेकिन जिस तरह से दो फाड़ इसमें हो चुके हैं वो ये बताते हैं कि साहब किस तरह से ट्रंप की पॉपुलैरिटी और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनकी मजम्मत विश्व में हो रही है। ठीक है एम्बेसडर साहब, अमेरिका के पास इतना बड़ा थिंक टैंक है, इतनी बड़ी उनकी सीनेट है, इतने सेनेटर्स हैं, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स वहाँ पर हैं, दुनिया की टॉप 10 जो आईटी फर्म्स हैं वहाँ पर हैं, दुनिया के टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वहाँ पर काम करती हैं। एक इंटेलेक्ट कंट्री तो है सर, लेकिन क्या उनके व्हाइट हाउस के अंदर क्या ऐसे थिंक टैंक नहीं है? उनके जर्नल्स, उनके चीफ सेक्रेटरीज, उनके डिफेंस सेक्रेटरीज, उनके डिफेंस स्टाफ ये उनको नहीं समझा पा रहा है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दबदबा बनाने की जो कोशिश है और इसी का फायदा बाकी मुल्क उठाएंगे, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जो दुनिया अभी तक डॉलर में ट्रेड कर रही है, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे वो ट्रेड फिर लोकल करेंसी में होने लगे, जो ब्रिक्स करना चाहता है या जो बाकी मुल्क करना चाहते हैं। ये आपका सवाल मेरे से है मनोज? हाँ सर। देखिए जितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक जो ब्रेन पावर है राइट सर, अभी यूएसए में है, काफी कम मुल्क ऐसे हैं जहां पर इतने सारे थिंक टैंक हो और ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। मैं इनकी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी कैपेसिटी यूएसए ने डेवलप करी है पिछले 50-60 दशक में, उसने कितनी मुल्क नहीं करी है। एक मुल्क अभी सामने आ रहा है जो वो है चाइना। राइट सर। चाइना भी इन मामलों में काफी इन्वेस्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटीज हो चाहे अपने उनका अपना जो गवर्नमेंट हो, काफी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अभी अमेरिका की बराबरी करना मुश्किल है।
जहां तक सवाल ये है कि ये बता नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में जहां तक मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, अभी तक अमेरिका को भरोसा ये है कि जो उनकी इकोनॉमी है, जो उनके डॉलर की इंगेजमेंट है। राइट सर। अब ये एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जी। कहते हैं कि चाइना और भारत के पास उनके सॉवरेन बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा बड़ा डिपॉजिट है, राइट सर। हमने खरीदा है। तो हम वो ये कहते हैं कि अगर हमने उनके सॉवरेन बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ फिर एक दूसरा वो हमारे अंदर से ही एक तर्क ये भी आता है कि अगर इतनी क्वांटिटीज में चीन ने या भारत ने अपने सॉवरेन बॉन्ड्स भेजे तो उनके जो डिपॉजिट्स की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। राइट। अगर डॉलर की वैल्यू कम होती है उसमें हमारा भी नुकसान होगा। तो मैं कल आपकी ही चैनल में बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि ये एक वो हिसाब है कि भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगी। तो ये हाल हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को अगर दबदबा है, इतनी जल्दी दबदबा खत्म नहीं होगा, समय लगेगा। और वो ये लोग बात को अच्छी तरह जानते हैं और हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर इसका दबदबा कम करना हो, ये नहीं है कि आपने थोड़ा मारा खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा वो। ठीक है, बेहतर। पूर्णिमा जी, जो बात एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, आप जैसे कह रही थी कि ये जो प्रक्रिया, ये प्रोसेस, इट्स हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड अ वे बैक, कि अमेरिका का वर्चस्व और उनका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पर, वर्ल्ड ट्रेड पर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन एम्बेसडर साहब जो कह रहे हैं, और इसके अलावा अरविंद सिंह जी भी ये बात कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है अमेरिका को रिप्लेस करना किसी भी मुल्क के लिए। रशिया, चाइना, ठीक है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका के पास जिस तरह के संसाधन, रिसोर्सेज है, मुझे लगता है कि अमेरिका जिस मकाम पर अभी है वहां तक पहुंचने में बहुत सारे मुल्कों को कई दशक लगेंगे। अगर आप उनकी ट्रेड की बात कर लीजिए, उनकी कितने ट्रिलियन की इकॉनमी है उसकी बात कर लीजिए, उनके डिफेंस बजट की बात कर लीजिए, अब जो भी चीजें हैं बाकी मुल्कों के लिए तो वो एक तरह से एग्जाम्पल ही है। देखिए, अमेरिका ने जो रिप्लेस किया था करेंसी को, अब ऐसा तो नहीं है कि विद इन ए डे, विद इन फ्यू इयर्स, विद इन अ डेकेड सब चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे होने वाला है। बट द पॉइंट इज दैट डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्शन है वो एक्सीलरेट किया है ये सिचुएशन को। यूएस डॉलर का जो शेयर है फॉरेक्स में, उसको भी आप देखो घटते, जो 2000 में था वो 70% के ऊपर में था, अभी लिटरली 50% के नीचे आ चुके हैं। और इवन द ग्लोबल पेमेंट जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है वो, उसमें भी उनका शेयर कम घटती होके 42% पे आ चुका है। और ऐसा गोल्ड की, लिटरली एवरी कंट्री इज बाइंग गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने देखा होगा अभी इंडिया भी तो अपना गोल्ड हर जगह से निकाल के अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं। तो द आइडिया इज दैट डॉलर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड इज गोइंग टू बी रॉन्ग टू इवन एस्यूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये भी तो कहना गलत है कि जस्ट बिकॉज अमेरिका हैज $1 ट्रिलियन बजट, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज एक्चुअली आस्किंग फॉर $1.5 ट्रिलियन बजट डिफेंस के लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए। बट उसके कंपैरिजन आप चाइना की ले लीजिए या रशिया की ले लीजिए या इंडिया की ले लीजिए या जर्मनी की ले लीजिए, तो नोबडी एक्चुअली हैज दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी। बट इसका ये कहना भी तो गलत है ना, जो डेविड और गलायत की जो फाइट हुआ था, डेविड गलत था, उनका प्रिंसिपल नहीं थे, इसलिए वो जीत कैसे सकता था। बट वो सत्य की हमेशा जीत होती है। पावर आप दिखा सकते हो, दैट इज ओके, पर एट द एंड ऑफ द डे शॉर्ट टर्म में सबको तो समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी नहीं आ चुकी है तो फिर विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट विल बी वेरी क्लियर। स्मॉलर कंट्रीज एक्चुअली हैव नो स्टैंड एट ऑल। उनका मतलब इकोनॉमी इतना सिचुएशन खराब हो जाएगा कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा अमेरिका का चमचा बनना। तो इंडिया को चमचा बनना है, अमेरिका के आपका वेसल स्टेट बनना है। आप देख लीजिए, आप अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि साउथ अमेरिका शुड बी यूनाइटेड स्टेट्स, पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा को तो डर लग रहा है। कनाडा तो लिटरली इन द लिस्ट ऑफ इट
राइट नाउ वो जो सेकंड टर्म में आए वो पहले दिन से बोल रहे गल्फ ऑफ मेक्सिको को चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका बना देना या कनाडा को 51st स्टेट बना देना। अभी वो शिफ्ट होके मान लो अभी ग्रीनलैंड को 51st स्टेट बनाने की बात हो रही है। दिस इज ए दादागिरी दैट इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीमोर। अब डेमोक्रेट भी अगर सीट पे आ जाएगा, डिप्लोमेसी की हाथ बढ़ाएंगे, बट आप मुझे बताइए एक बार ट्रस्ट जब टूट जाता है वो उसको रिपेयर करने में कितना समय लगता है, Right, और ma'am. ट्रस्ट बिल्ड करने में भी समय लगता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये कहना भी गलत है कि छोटे कंट्रीज को बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है। इसीलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर ट्रम्प इज गोइंग टू बी टारगेटिंग ब्रिक्स। Fair enough, ब्रिक्स कंट्रीज को एक करने के लिए कोशिश करेंगे, उनको ध्वंस करने के लिए कोशिश ठीक करेंगे। है, फिर अरविंद सिंह जी, जैसा कि पूर्णिमा मैम कह रही हैं कि भाई ब्रिक को कंट्रोल करेंगे, नाटो को कंट्रोल कैसे करेंगे आप ईयू को कंट्रोल कैसे करेंगे? सर ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बात समझाएं कि साइप्रस और ग्रीस का